तो वीडियो की शायद यंग लीड सी होती है जो शर्मा रही होती है और एमसी मन में कहता है ओ हालांकि वो शर्मीली लगती है लेकिन मुझे लगता है कि वो जेलस है। तो लिटिल प्रिंसेस जानती थी कि इस तरह का एक्सप्रेशन कैसे बनाए और जिहो भी यंग लेडी को शर्माते हुए देखकर हैरान होता है और सोचते हुए कहता है जब यंग लेडी घोड़े पे सवार होती है तो ये सचमुच बहुत अच्छी सीनरी रही होगी है ना। तो 12 प्रिंसेस चिढ़ते हुए कहती है हाँ मैं भी घोड़े पर सवार होकर अच्छी दिखूंगी। इसे सुनकर कोई जिहो जवाब नहीं देता तो प्रिंसेस कहती है ऐसा मत कहो कि तुमने कुछ सुना नहीं जो मैंने कहा तो मतलब ही हो। उसके बाद आते कुछ दिनों बाद में उन्होंने रात में कैंप लगाया होता है और हम जेहो को देखते जो आग में लकड़ी डालते हुए कहता है एंडलेस ग्रासलैंड मैदानों के बाद आगे एंडलेस फॉरेस्ट है। तुम इस रास्ते से कैसे गुजरे जहाँ पे सिर्फ गंदगी और पत्थर ही थे। तो यंग लेडी कहते हैं मुझे लगता है कि आप सोच भी सकते हैं कि ये जगह कितनी मुश्किल हो सकती है। ये सचमुच हेवनली लक है कि ये लैंड हमारे लिए इतनी जेंटल रही है। तो जेहो कहता है ओ तो ये हेवनली लक है। यंग लेडी कहती है एक्चुअली हम सब खुद को पुश कर रहे हैं ताकि हम वहाँ जल्दी पहुंच जाए। मर्चेंट ग्रुप तक पहुंचने का एक अलग रास्ता है। तो जेहो कहता है क्या कोई अलग रास्ता है। तो यंग लेडी कहते हैं रास्ता हर जगह है बस कुछ लोग उसे देख नहीं पाते। कुछ लोगों के लिए क्या नेचुरल है ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसके होने के बारे में दूसरों को जानने की अनुमति भी नहीं है और हम उन चीजों को फेथ कहते हैं। तो इसे सुन के एमसी इस शॉट को देखते हुए मन में कहता है फेथ। तो यंग लेडी खड़े होते हुए कहती है क्योंकि बहुत देर हो चुकी है तो हम वापस गाड़ी में बैठेंगे। तो एमसी कहते हैं ओ हाँ गुड नाइट यंग लेडी। उसका देखते कि तीनों लड़कियां वापस कैरेज के अंदर जाने लगती है और जेहो को देखते जो अलग ही खुश होते हुए कहता है क्या किसी ब्यूटी की आवाज सुन के रिफ्रेश महसूस नहीं होता। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं उसे इस आवाज में ये कहते हुए सुनूं कि वो मुझसे प्यार करती है। खैर सिर्फ इसीलिए कि एक फूल मुझसे प्यार नहीं करती इसका मतलब ये नहीं कि उसकी सुंदरता गायब हो जाती है। उसे इस तरह अजीब हरकतें करते हुए देखकर एमसी मन में कहता है तुम जिस फूल की बात कर रहे हो उसमें बहुत बड़े बड़े कांटे भी है समझ गए। और जेहो आगे कहता है इवन 12 प्रिंसेस थोड़ी बेवकूफ लगती है लेकिन वो काफी चार्मिंग और क्यूट है और उस मेड का संकोच भी। तो एमसी उसे चुप कराते हुए कहते हैं कल बहुत दूर जाना है जल्दी सो जाओ हो सकता है कि कोई ये भी सुन ले कि तुमने क्या कहा। तो जेहो कहता है ओ हाँ गुड नाइट सेक्रेटरी वुन और इन सब की बातें बिंग सियोल भी सुन लेती है। एमसी जेहो को सोता हुआ देखकर मन में कहता है ये देखकर कि वो इतनी जल्दी सो गया वो बहुत ज्यादा थक गया होगा। तो एमसी भी सोते हुए डॉगरन को कहता है गुड नाइट। उसके बाद अगले दिन को देखते हैं जहाँ पे सुबह हो ही रही होती है और एमसी कहीं पे चढ़ रहा होता है और पीछे देखते हुए मन में कहता है अब मैं कैरेज नहीं देख सकता इस दूरी पर मैं जो कुछ भी करूँ उससे उनकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो और आगे जाते हुए कहते हैं हाँ अगर ये यहाँ है और सामने की ओर देख के हैरान होता है और हम देखते हैं कि सामने का नजारा कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। उसके बाद एमसी कहते हैं मैं बहुत छोटा हूँ ओहो और मन में कहता है इतनी बड़ी जमीन और ऊंचे आसमान के सामने ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा अस्तित्व ही नहीं है और इवन फॉल सच में इनक्रेडिबल स्वॉर्ड है। उसके बाद एमसी को देखते हैं जो ट्रेनिंग करने के लिए आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है और मन में कहता है भले ये दुनिया ट्रेजर की तरह हो इस पल जब मैं स्वॉर्ड पाथ खींच रहा हूँ ये किसी हिलती हुई टहनी से अलग नहीं है। मैंने ये विचार छोड़ दिया कि मैं स्वॉर्ड पाथ के बारे में जानता हूँ। मैंने उस जायंट फ्लो को फॉलो करने का बोझ भी छोड़ दिया। क्या हो अगर ये कुछ भी नहीं है क्या हो अगर ये कुछ भी बढ़िया नहीं है। मेरी जिंदगी एक रेत के दाने जितनी है जो चुपचाप अपने रास्ते पर चल रहा है और मैं बताते कि इस समय वो इनको पता नहीं था वो अनफेमिलियर एनर्जी जो उसकी लकड़ी की स्वॉर्ड से हमेशा जुड़ी रहती थी उसने इवन फॉल को बिल्कुल भी कवर नहीं किया। उसके बाद देखते हैं रात का सीन जहाँ पे खाना पक रहा होता है और एमसी कहता है ये हो गया ये ज्यादा तो नहीं है लेकिन ये पक्के से सूखे खाने और बीफ जर्की से बेहतर है। तो जेहो खाने को साइड करते हुए कहता है शुक्रिया सेक्रेटरी वुन जब से मेरा पीछा किए जाने का तनाव दूर हुआ है तब से मुझे गर्म खाने की क्रेविंग हो रही है। और जेहो बाकी को खाना देते हुए कहता है प्लीज थोड़ा थोड़ा ले लो और एमसी मन में कहता है ये हैरानी की बात है कोई भी खाना बनाना नहीं जानता। ये सोचना कि सिर्फ मेरे पास ही एक्सपीरियंस है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने स्टडी हॉल में अपने समय के दौरान सिर्फ कुछ ही बार चावल बनाया था। ये सिर्फ एक स्ट्यू है जिसमें अलग अलग चीजें मिलाई गई है और हम प्रिंसेस को देखते जो खाते हुए कहते ये बहुत अच्छा है और बाकी लोग भी इसे खा या पी रहे होते हैं। तभी हम जेहो को देखते जो एमसी से कहता है इसका स्वाद ठीक है लेकिन अगर मैं देखूं तो इसमें थोड़ी कमी है। और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये बता रहा है कि खाना कैसे बनता है और देखते कि उसके इस तरह बकवास करने पर डॉगरंग और प्रिंसेस उसे घूरने लगते हैं। तो वो कहते हैं इसका अच्छा टेस्ट आना सामने बाकी है हो। और नाइटर कहते हैं आखिर में खाना तैयार करना वो नहीं उनकी जिम्मेदारी बन गई। और फिर उसके कुछ दिन बाद दिखाते जब एमसी उसी जगह पे आया होता है और एमसी अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए कहते हैं मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा देख पाऊंगा। मैं कुछ दिनों से स्वॉर्ड और म्यान की जांच कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना सीखा कि इवन फॉल एक ब्यूटीफुल और अमेजिंग स्वॉर्ड है। उसके बाद एमसी अपनी स्वॉर्ड को एक फ्लिक मारता है और उसकी आवाज सुनते हुए मन में कहता है इसकी साउंड को सुन के ऐसा लगता है कि ये लोहे जैसा नहीं है लेकिन ये ब्रॉन्ज भी नहीं है। और उसके हाथ में एक लकड़ी की स्वॉर्ड होती है जिसे देखते हुए कहता है क्या कोई ऐसी इंग्रेडिएंट है जो स्वॉर्ड के को बनने नहीं देती। सिलेमिक ग्रेज हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ब्लेड गहरे नीले रंग में रंगा हुआ है। और आज के ट्रेनिंग के दौरान मुझे लगता है कि मैंने पहाड़ों की गहराई में हल्की विंड चिम जैसी आवाज भी सुनी है। मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ क्योंकि एक फीलिंग है ऐसा कुछ भी नहीं जैसे मैंने सच में देखा या सुना है। सीरियसली मैं ये क्या सोच रहा हूँ मुझे हेलोसिनेशन होने लगा है क्योंकि मेरी ट्रेनिंग प्रोग्रेस स्टैग्नेंट हो गई है। और फिर बताते हैं कि नॉर्थ सी घोड़े बंजर जमीन पर तेजी से दौड़ रहे थे। वो कहते हैं कि 1000 मील का घोड़ा पूरे दिन दौड़ता है तो उसका पसीना खून की तरह लाल हो जाता है लेकिन नॉर्थ सी के पावरफुल घोड़े सिर्फ भारी सांस लेते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग बॉनफायर के अगल बगल बैठ गए। हालांकि किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो एक दूसरे से बात किए बिना बस वही बैठे रहे। जब रात और भी गहरी हो गई तो वो सब अपने अपने जगह पे जाके सो गए। और एमसी मन में कह रहा होता है इस बंजर जगह में हर कोई अकेला है। उसके बाद एमसी अचानक से उठ जाता है तो डॉगरंग कहता है क्या आपको सोना नहीं है। तो एमसी कहता है मैं सो नहीं पा रहा हूँ। उसके बाद वो आग में लकड़ी डालते हुए मन में कहता है
यहाँ रात में आसमान सरप्राइजिंगली चमकता रहता है। तभी उनको पीछे से किसी के आने की आवाज आती है, तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो यंग लेडी होती है। तो डोगरेंग उठते हुए कहते हैं मैं आपके आसपास की चेकिंग करने जा रहा हूँ। और वो जाते हुए पीछे मुड़ के देखता है तो यंग लेडी एमसी के पास जाके बैठने लगती है। और यंग लेडी एमसी से कहती है कि आप हेवनली साइंस को पढ़ रहे थे? तो एमसी कहते नहीं, मैं बस थोड़ा सा सोच रहा था। तो यंग लेडी कहती है कितनी शर्म की बात है, अगर आप हेवनली साइंस को देख रहे होते तो आप देख सकते कि आपका भविष्य का ट्रेवल आसान नहीं है। अतीत में तुमने अपने आप को जो भी कहा हो, फैक्ट ये है कि तुम इवन फॉल लेकर आए, इसका मतलब ये है कि तुमने उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लिया है ना? तो एमसी कहता है हो, हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं इसे संभाल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं इसे बचूंगा भी नहीं। तो यंग लेडी कहती है इवन फॉल कोई स्वॉर्ड नहीं है जिसे सिर्फ डिटर्मिनेशन से चलाया जा सके। 30 साल पहले स्वॉर्ड से ने जो निशान छोड़े थे वो अभी भी गहरे हैं। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन दागों के साथ जी रहे हैं। अगर मेजेस्टी आइस एम्पर उस तरह आगे नहीं आते जिस तरह वो तब आए थे, आपको खून की नदी पार करनी पड़ सकती है।